नमस्कार साथियों, एसएसटी विद हेमराज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम आज आप लोगों के सामने चर्चा करने वाले एक ऐसे मुद्दे के बारे में जो आप लोगों ने सुना होगा कि राजपूत क्या वाकई में भारत के रहने वाले थे। अगर वो भारत में रहने वाले थे तो वो किस प्रकार से राजस्थान में आए और राजस्थान के रहने वाले थे या किसी अन्य देश के रहने वाले थे। राजस्थान में उस जमाने में से कौन कौन से जनपद हुआ करते थे जो कि राजस्थान में अपनी सत्ता कायम रखे हुए थे, जिन्होंने राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पे दोस्तों राज किया। आइए हम चर्चा करेंगे उन सभी दोस्तों जनपदों के बारे में, उनकी राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में जो आप लोगों ने अक्सर कहानियों में सुना होगा। आइए चर्चा करते हैं राजस्थान के प्रमुख जनपद और राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने दोस्तों, जहां से आरपीएससी और आरएमएसएसबी में क्वेश्चन बन सकते हैं राजस्थान की मूल किताबों के अनुसार, एनसीईआरटी के अनुसार और आरबीएससी की बुकों के अनुसार। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने, पहले हम राजस्थान के जनपद की चर्चा करेंगे, फिर राजपूतों की उत्पत्ति के जो सिद्धांत है हम उनकी चर्चा करेंगे। राजस्थान में जनपदों का उदय और प्रसार, यानी कि राजस्थान में किस प्रकार से जनपदों का विकास हुआ और फिर कर पे वो जो जनपद है वो किस प्रकार से अपना उन्होंने अपनी दोस्तों भौगोलिक स्थिति को आगे बढ़ाया, इस प्रकार के संबंधों के में कौन सा कथन असत्य है वो आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन देखिएगा कि भारत के किसी अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी अनेक जनपदों का उदय हुआ और विकास हुआ और उनका दोस्तों पतन होता है। यानी कि भारत में भी जिस प्रकार से जनपदों का उदय हुआ उसी प्रकार से राजस्थान में भी जनपदों का उदय होता है, जनपदों का विकास होता है और जनपदों का पतन भी होता है। पहला ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही है। बौद्ध ग्रंथ एक आता है जिसका नाम है दोस्तों अंगुत्तर निकाय। याद रखना ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से हमें 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर 2 तो बिल्कुल सही बात है, कई बार यूपीएससी एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपोर्टेंट है। मत्स्य जनपद पूर्णतः राजस्थान से बाहर स्थित था और राजस्थान का इससे कोई संबंध नहीं था। भाई साहब ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो आपको पता है जो मत्स्य जनपद था ये राजस्थान में स्थित था और राजस्थान में ही नहीं दोस्तों, राजस्थान का जो जयपुर, साथ में दोस्तों आपका दोस्तों भरतपुर और जो अलवर वाला क्षेत्र था यहाँ पर हमारा मत्स्य जनपद फैला हुआ था। तो याद रखना ऑप्शन नंबर दोस्तों जो सी है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसने कहा है कि पूर्णतः राजस्थान से बाहर स्थित था, ये गलत हो जाएगा। राजस्थान में ऐसे अनेक भाग थे जहां पर कुरु, सूरसेन और अवंती महाजनपदों के दोस्तों इसके अंतर्गत भी आते थे। इनकी जो अवंती महाजनपद था वो भी इसमें आता था, सूरसेन जनपद भी राजस्थान में आता था और कुरुक्षेत्र भी दोस्तों राजस्थान में आता था। यानी कि इनके कुछ छोटे छोटे इलाके थे जो राजस्थान के अंतर्गत पाए जाते थे। ऑप्शन नंबर डी भी सही हो जाएगा। तो मत्स्य जनपद की बात करें तो मत्स्य जनपद मुख्य रूप से राजस्थान में ही स्थित था। इन 16 जनपदों में से एक प्रकार का जनपद हुआ करता था। आइए चर्चा करते हैं पहले प्रश्न की ओर। सिकंदर के आक्रमण दोस्तों 327 ईस्वी पूर्व में दोस्तों सिकंदर का आक्रमण होता है के कारण अपनी सुरक्षा हेतु पश्चिम उत्तर सीमा से राजस्थान में आकर बसने वाले कबीलों में कौन शामिल नहीं था। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों आने वाले समय में। आरपीएससी के द्वारा 100% विश्वास आपको इस प्रश्न पर कर सकते हो कि जैसे जैसे सिकंदर का आक्रमण हुआ भारत में और खास करके सिकंदर का आक्रमण हुआ था, आपको पता है उत्तर पश्चिमी का जो इलाका था भारत का वहां पर, वही दोस्तों हमारा राजस्थान स्थित है। और इस आक्रमण के कारण ऐसे कौन कौन से कबीले थे जो कि राजस्थान में आकर बसने लगे थे सिकंदर के आक्रमण के कारण। तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और आरपीएससी द्वारा पूछा जाएगा। मैं बात करूं मालव जनपद भी दोस्तों इसमें शामिल था, क्योंकि मालव भी किसके कारण आए थे, सिकंदर ने जब आक्रमण किया ना उस समय दोस्तों ये भी दोस्तों राजस्थान में आकर बसा। योध्या जनपद भी दोस्तों सिकंदर के आक्रमण के कारण ही राजस्थान में आए थे। अर्जुन नाइन भी दोस्तों इसी के कारण दोस्तों राजस्थान में आए थे। लेकिन भाई साहब इसका ऑप्शन नंबर 2 डी है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मौर्यों का सिकंदर के आक्रमण से कोई भी संबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, याद रखना इंपोर्टेंट है। इसके लिए आप दोस्तों आमयो शब्द याद सकते हो, क्वेश्चन है दोस्तों इसके आप एक ट्रिक याद रख लेना दोस्तों। क्या नाम है दोस्तों, आमयो। तो आमयू अगर आपको ट्रिक याद होगा तो इसको जरूर याद रखना, क्योंकि सिकंदर के आक्रमण के कारण जो कबीले दोस्तों राजस्थान में आए उनका नाम है दोस्तों आ से हो जाएगा दोस्तों अर्जुनाइन प्रदेश, दोस्तों म से हो जाएगा मालव प्रदेश दोस्तों या मालव जनपद, और यो से हो जाएगा दोस्तों योद्धे। तो आमयू ना को ट्रिक आपको जरूर याद रखनी चाहिए, इंपोर्टेंट है। तो सिकंदर के आक्रमण के समय अपनी रक्षा हेतु मालव जनपद, योध्या जनपद, अर्जुन नायन दोस्तों जो कबीले हुआ करते थे ये राजस्थान में आकर बचे, जबकि जो मौर्य था वो एक प्रकार का राजवंश देखने को मिलता है जब हम भारतीय इतिहास की चर्चा करते हैं। आइए दोस्तों चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की ओर। चित्तौड़ के आसपास का वह क्षेत्र जहां प्राचीन काल में किस जनपद के नाम से जाना जाता था। तो चित्तौड़गढ़ में दोस्तों जो जनपद या जो कबीला स्थित था जिसे दोस्तों प्राचीन काल में जिसे नाम से जाना जाता है उसका नाम आता है दोस्तों सीवी जनपद। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा।
तो चित्तौड़गढ़ और उसके आसपास का दोस्तों क्षेत्र था उसे दोस्तों सीवी जनपद कहा जाता था, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। आइए चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की ओर। मत्स्य जाति या मत्स्य जनपद का उल्लेख किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में मिलता है? तो मत्स्य दोस्तों जो जनपद था दोस्तों, इसका उल्लेख आखिर हमें कहाँ देखने को मिलता है? आने वाले समय में दोस्तों यह प्रश्न भी दोस्तों 100% किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, याद रखना इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम इसका जो उल्लेख देखने को मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कि मत्स्य जनपद का जो उल्लेख है वो सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? तो मत्स्य जनपद का सबसे पहले जो उल्लेख हमें देखने को मिलता है वो ऋग्वेद नामक ग्रंथ में देखने को मिलता है, जो कि हमारे भारत के 4 प्रमुख जो वेद है उनमें सबसे पहला वेद आता है ऋग्वेद। शतपथ ब्राह्मण तथा कौशिकी नामक दोस्तों जो उपनिषद है इसमें भी देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, एक है शतपथ ब्राह्मण, एक है कौशिकी उपनिषद। तो ये जो कौशिकी है ये उपनिषद है, जबकि जो शतपथ है ये कैसा है दोस्तों? ये ब्राह्मण है दोस्तों, तो याद रखना। तो ब्राह्मण जो ग्रंथों की सूची दी गई है ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में, उनमें जो शतपथ ब्राह्मण है उसमें हमें दोस्तों मत्स्य जनपद का हमें उल्लेख देखने को मिलता है। महाभारत में भी मत्स्य जनपद का देखने को मिलता है, जिसकी राजधानी जो होती है दोस्तों वो विराट नगर होती है। क्या होती है दोस्तों? विराट नगर, जो कि जयपुर में स्थित है। कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एकदम याद रखना। तो उपयुक्त तो सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 तो जो डी है वो राइट हो जाएगा, याद रखना इंपोर्टेंट पर्सन है। तो मत्स्य जाति का सबसे जो उल्लेख देखने को मिलता है प्राचीन उल्लेख वो ऋग्वेद में। इसके अलावा शतपथ ब्राह्मण और कौशिकी नामक उपनिषद और महाभारत में भी इसका दोस्तों वर्णन देखने को मिलता है। ये बात आपको याद रख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों अगर आप एक ट्रिक लगाना चाहो तो एक ट्रिक भी दोस्तों आप देख लेना। इसके लिए दोस्तों ऋषक क्या हो जाएगा दोस्तों? ऋषक। ऋषक शब्द याद रख लेना दोस्तों। मत्स्य जनपद का उल्लेख किस किस में देखने को मिलता है? ऋ से हो जाएगा दोस्तों ऋग्वेद, स से हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण और क से हो जाएगा कौशिकी उपनिषद। ये बात आपको याद रखनी है। आइए चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की ओर। मत्स्य जनपद के भौगोलिक विस्तार के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है ये आप लोगों को बताना है। तो मत्स्य जनपद की बात चर्चा करते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों आने वाले समय में भविष्य में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। दक्षिण में इसका विस्तार चंबल नदी की जो पहाड़ियां थी यहां तक दोस्तों फैला हुआ था दोस्तों मत्स्य जनपद। क्वेश्चन दोस्तों देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों कि मत्स्य जनपद का जो दक्षिणी विस्तार फैला हुआ था दोस्तों राजस्थान में वो कहां तक था? भाई साहब जो चंबल नदी बहती है हमारी दोस्तों वहां तक इसका दोस्तों विस्तार फैला हुआ था। पश्चिम में की बात करें तो पश्चिम में पंजाब में सरस्वती नदी के जंगलों तक इसका विस्तार माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी भी सही है कि पश्चिम में तो भाई साहब पंजाब में जो सरस्वती नदी बहती थी हमारी राजस्थान के उत्तरी इलाके में वहां तक मत्स्य जनपद का उल्लेख था। दक्षिण की इलाके की मैं बात करूं तो जो चंबल नदी बहती थी वह इसका दोस्तों सबसे दक्षिणी सिरा माना जाता था। अगर आधुनिकता की मैं बात करूं तो आधुनिक में दोस्तों जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली और भरतपुर के जो कुछ भाग थे वो इसमें शामिल थे। ऑप्शन नंबर 2 तो जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने इसलिए पिछले वाले वीडियो में आप लोगों से चर्चा कर चुका हूं कि मत्स्य जनपद में दोस्तों जयपुर शामिल है, इंटरलाइन कर लेना दोस्तों। इसके अलावा अलवर, धौलपुर, करौली और जो भरतपुर का इलाका है वो भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल देखने को मिलता है। मत्स्य जनपद केवल जैसलमेर और बाड़मेर के मरुस्थलीय क्षेत्रों तक सीमित था। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो गलत हो जाएगा, याद रखना इंपोर्टेंट है। तो पश्चिम में तो पंजाब की सरस्वती नदी तक तो इसका जो उल्लेख है वो देखने को मिलता है और दक्षिण में चंबल नदी तक, याद रखना इंपोर्टेंट है। आइए चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की ओर। मत्स्य जनपद की राजधानी और उसके शासक के संबंध में असत्य कथन की आप लोगों को पहचान करनी है। महाभारत काल में मत्स्य जनपद का जो शासक था वो विराट हुआ करता था और विराट वही व्यक्ति है जहां पर हमने पिछले वीडियो में आप लोगों से बताया था कि जहां पर जो पांडव थे उन्होंने अपना 1 वर्ष का जो अज्ञातवास था वो यहीं रहकर बिताया था। ठीक है दोस्तों, याद रखना। विराट ने जयपुर से 85 किलोमीटर दूर विराट नगर यानी दोस्तों जिसे बेराट कहा जाता है इसे बनाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। भाई साहब विराट नामक एक दोस्तों शासक होता है जिसमें दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा उसकी एक बेटी थी जिसे दोस्तों जो अर्जुन है वो अपनी दोस्तों धनुर्विद्या का भी उपदेश देता है। किसको? उसकी विराट की बेटी को। तो दोस्तों जयपुर से 85 किलोमीटर दूर, याद रखना इंपोर्टेंट बन सकता है, जयपुर से 85 किलोमीटर दूर विराट नामक एक नगर बसाया जिसे दोस्तों बेराट भी कहा जाता है और यही बेराट बाद में जाकर दोस्तों इसकी राजधानी भी बनता है किसकी? मत्स्य जनपद की। विराट नगर आधुनिक रूप में जोधपुर जिले में स्थित है। भाई साहब ये गलत हो जाएगा, जयपुर जिले में स्थित है। मत्स्य जनपद की समृद्धि का मुख्य केंद्र विराट नगर हुआ करता था। ये भी बात सही है, डी ऑप्शन भी सही है। तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये जयपुर होगा इसका। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की ओर। मत्स्य जनपद के राज परिवार और पांडवों के संबंध के बारे में कौन सा कथन गलत है वो आप लोगों को बताना है। तो मैंने आप लोगों से कहा कि दोस्तों राजा विराट की एक पुत्री हुई थी दोस्तों जिसका नाम देखने को मिलता है भाई साहब उत्तरा। क्या देखने को मिलता है दोस्तों?
जो पांडव थे, पांडव की का एक भाई होता है पांडव का, जिसका आप लोगों ने नाम सुना होगा दोस्तों, अर्जुन। वो अर्जुन है ना, वो इस उत्तरा को क्या देता है दोस्तों, शिक्षा देता है इनको, वो इसका गुरु था दोस्तों। क्या है दोस्तों, उत्तरा के दोस्तों जो गुरु है वो कौन होते हैं दोस्तों, अर्जुन। तो ये बात आपको याद रखनी है, अर्जुन इसके गुरु बनते हैं। उत्तरा का विवाह दोस्तों अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ में हुआ था, ऑप्शन नंबर 2 तो बी भी सही है। और बाद में जब इस अर्जुन ने गुरु दक्षिणा के तौर पर उत्तरा ने इसे दोस्तों गुरु दक्षिणा देना चाहिए, तो अर्जुन ने सिर्फ उसे अपनी पुत्र वधु के रूप में स्वीकार किया था। किसके रूप में भाई साहब, पुत्र वधु के रूप में स्वीकार किया था, ये भी बात आपको याद रखनी है। तो जो उत्तरा का जो विवाह होता है वो अर्जुन का एक पुत्र होता है, अभिमन्यु उसके साथ में होता है। अभिमन्यु और उत्तरा का पुत्र परीक्षित हुआ था, ये भी बात दोस्तों सही बात आती है, अंडरलाइन कर लेना, बहुत ही शानदार प्रश्न बनेगा दोस्तों, कि जो अभिमन्यु और जो उत्तरा थी, इन दोनों का दोस्तों जो एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम देखने को मिलता है परीक्षित, जो कि कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। परीक्षित कभी भी पांडवों के राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बना, भाई साहब ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जैसे दोस्तों महाभारत युद्ध के बाद में संपूर्ण पांडव और जो कौरव थे इनका वंश खत्म हो जाता है, और इनके बाद में जो सबसे अंत में जो शासक बनता है वो परीक्षित ही बनता है। तो ये भी बात आपको याद रखनी इंपोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, क्योंकि अभिमन्यु की मृत्यु हो गई थी चक्रव्यूह में, और चक्रव्यूह में इसकी मृत्यु होने के बाद में जो पांडव विजय हो गए, और पांडवों की मृत्यु के बाद में या जब इन्होंने दोस्तों स्वर्ग गमन कर लिया था, स्वर्ग गमन करने के बाद में जो शासक बनता है वो परीक्षित ही बनता है। इंपोर्टेंट है, ये प्रश्न आपको याद रखना चाहिए। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार महाभारत के बाद मत्स्य राज्य शक्तिशाली होने का क्या कारण है? कैसे डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ये कहते हैं कि जो महाभारत के बाद में मत्स्य राज्य के शक्तिशाली होने का दोस्तों क्या कारण रहा होगा? ये कहते हैं कि कुरु और जो यादव जनपदों का दोस्तों निर्बल हो गए थे, तो उस समय दोस्तों जो कुरुक्षेत्र हुआ करता था और ये यादव जनपद हुआ करते थे, वो दोस्तों धीरे धीरे निर्बल होते गए, और उन निर्बल जनपदों के ऊपर जो मत्स्य जनपद था इसने अपना अधिकार कर लिया। इस प्रकार से दोस्तों जो बाद में मत्स्य जो जनपद है वो आगे जाकर दोस्तों शक्तिशाली राज्य बन जाता है। कौन कहते हैं? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा इस बात को स्वीकार करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है कि किसके अनुसार, तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। आइए चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की ओर। मत्स्य जनपद के पड़ोसी राज्यों और उनके साथ संघर्षों के संबंध में असत्य कथन आप लोगों को बताना है, ठीक है दोस्तों। तो आधुनिक अलवर के कुछ भाग भी सालो जाति रहा रहती होगी, क्वेश्चन बिल्कुल सही बात है कि मत्स्य जनपद का दोस्तों एक शक्तिशाली जो इसका जो पड़ोसी राज्य था वो था दोस्तों सालव जाति, और सालव जाति जो थी ना दोस्तों वो अलवर में रहती थी। कहाँ रहती थी दोस्तों? अलवर में। तो आधुनिक अलवर का दोस्तों जो कुछ भाग था वहां पर दोस्तों सालव जाति रहती थी, एकदम सही बात है। साल्व जाति और मत्स्यों की सीमा विवाद को लेकर संघर्ष होता रहता था, क्योंकि भाई साहब दोनों के दोनों अपने पड़ोसी राज्य थे, और पड़ोसी राज्यों को किसी न किसी क्षेत्र के कारण तो आपस में क्या रहता था? संघर्ष रहा होगा। ये भी बात दोस्तों में देखने को मिलती है, क्योंकि अलवर में भी मत्स्य जनपद का कुछ इलाका जुड़ा हुआ था और दोनों आपस में सटिक थे, तो युद्ध रहा होगा। चैंदी जनपद मत्स्य जनपद का मित्र था और कभी भी उनके बीच में युद्ध नहीं हुआ। भाई साहब ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि चेंदी दोस्तों जो जनपद था ना भाई साहब, ये भी मत्स्य जनपद से दोस्तों जुड़ा हुआ था। किससे दोस्तों? चेंदी जनपद भी दोस्तों मत्स्य जनपद से जुड़ा हुआ था, और इन दोनों के बीच में भी आपस में क्या होते थे दोस्तों? संघर्ष होने की स्थिति बनी रहती थी, बार बार में लड़ाइयां होती थी एक दूसरे के क्षेत्र के रूप में दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन जो सी है वो गलत हो जाएगा। चेंदी राज्य ने एक बार मत्स्य राज्य पर आक्रमण कर उसे अपने में मिला लिया था। ये भी बात आपको याद रखना। कहा जाता है कि चेंदी राज्य में एक ऐसा शासक हुआ था जो कि बहुत ही बड़ा शक्तिशाली दोस्तों शासक था, और उस शासक ने मत्स्य जनपद पर आक्रमण किया और मत्स्य जनपद को दोस्तों अपने राज्य में मिला लिया था। बाद में मत्स्य जनपद ने पुनः दोस्तों अपनी स्वतंत्रता दोस्तों जो थी वो सिद्ध कर ली थी। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन बहुत शानदार है, वो बन सकता है आप लोगों से यहाँ से। तो दोस्तों मत्स्य जनपद के दो पड़ोसी आपको याद रखना है, एक है दोस्तों सालव जाति और एक आती है दोस्तों चेंदी राज्य। और चेंदी राज्य ने तो दोस्तों मत्स्य प्रदेश को अपने में जीत भी लिया था, याद रखना इंपोर्टेंट है। चेंदी और मत्स्य जो पड़ोसी थे इनमें प्राय शत्रुतापूर्ण संघर्ष रहते होंगे, ये याद रखना। आइए चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की ओर। चेंदी जनपद और मत्स्य जनपद के विलय के संबंध में तथ्य कौन सा तथ्य सही है? भाई साहब ये कहता है मत्स्य जनपद हमेशा के लिए चेंदी जनपद का हिस्सा बना रहा होगा। भाई साहब नहीं, मत्स्य जनपद कभी भी चेंदी जनपद का तो हिस्सा नहीं बना रहा, मात्र कुछ समय के लिए था, हमेशा नहीं दोस्तों, हमेशा के लिए नहीं बना रहा, मात्र कुछ समय के लिए रहा था, कुछ समय, ठीक है दोस्तों, कुछ समय के लिए दोस्तों ये चेंदी जनपद का हिस्सा रहा था मात्र कुछ समय के लिए।
मत्स्य जनपद अधिक समय तक चेंदी के अधीन नहीं रहा और पुनः स्वतंत्र होगा। मैंने आप लोगों से तो थोड़ी देर पहले बताया कि हालांकि चेंदी शासक ने मत्स्य जनपद को जीत लिया था, लेकिन जीतने के बाद में जो मत्स्य जनपद था वो पुनः अपनी स्वतंत्रता स्थापित कर लेता है, यानी कि वो दोस्तों इससे अलग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो बी है वो राइट हो जाएगा। याद रखना, मत्स्य जनपद अधिक समय तक चेंदी जनपद के अधीन नहीं रहा और पुनः स्वतंत्र हो गया भैया जी, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो बी है वो हमारा सही हो जाएगा, यहाँ पर सही पूछा गया। अगला प्रश्न की चर्चा करते हैं कि मत्स्य जनपद अंततः किस साम्राज्य की साम्राज्यवादी नीति का शिकार हुआ। जो मत्स्य जो जनपद था बाद में भाई साहब आगे जाकर किस साम्राज्य की साम्राज्यवादी नीति का शिकार हो गया, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा दोस्तों मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य जो कि भारत का एक सबसे शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करता, ठीक है, उसने इसमें मिला लिया था, किसमें दोस्तों मगध में। तो मगध में दोस्तों आगे चलकर दोस्तों इसका विलय हो जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं कि मौर्य साम्राज्य में मत्स्य जनपद की स्थिति के बारे में पुख्ता प्रमाण क्या है। इनकी दोस्तों जो मौर्य साम्राज्य में मत्स्य जनपद की जो स्थिति के बारे में पुख्ता प्रमाण हमें क्या देखने को मिलता है। मौर्य साम्राज्य में दोस्तों एक शासक हुए जिनका नाम देखने को मिलता है सम्राट अशोक। कौन देखने को मिलता है? सम्राट जो अशोक थे, उस सम्राट अशोक ने मत्स्य जनपद पर भी दोस्तों अधिकार कर लिया था बाद में आगे चलकर, और इस मत्स्य जनपद में जो क्षेत्र था ना वहां पर विराट नगर दोस्तों बेराट से प्राप्त दोस्तों अशोक के जो शिलालेख मिले, ये इसकी दोस्तों पुख्ता जानकारी हमें दोस्तों देते हैं कि कहीं ना कहीं दोस्तों सम्राट अशोक का मत्स्य जनपद के ऊपर क्या रहा होगा दोस्तों, अपना अधिकार रहा होगा। क्योंकि जहां पर इसके दोस्तों जो हमें शिलालेख को देखने को मिलते हैं 1837 में जो कैप्टन बल्ट नामक दो विद्वान आते हैं वो इनकी खोज करते हैं। तो ये भी बात आपको याद रखनी है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। बीनमाल से प्राप्त यूनानी दोस्तों जो सुराया में दोस्तों जो मिली है, तो ये तो दोस्तों हमें दोस्तों जो यूरोप का क्षेत्र था उसके बारे में बताती है। ठीक है, चलिए विराटनगर से प्राप्त अशोका शिलालेख और अन्य मौर्य युगीन अवशेषों की बात करें तो दोस्तों यहाँ से एक गोल मंदिर भी मिला है। क्या मिला है दोस्तों? एक गोल मंदिर भी मिला है, ये भी बात आपको याद रखनी है। किससे दोस्तों? बेराट से। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मत्स्य जनपद का उल्लेख देखने को नहीं मिलता है। भाई साहब कितना शानदार प्रश्न है दोस्तों, कि सतपथ ब्राह्मण में दोस्तों देखने को मिलता है। मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी दोस्तों, आप ऋषक शब्द याद कर लीजिए दोस्तों। क्या लीजिए दोस्तों? ऋषक शब्द याद कर लीजिए। ऋ से मतलब हो जाएगा दोस्तों ऋग्वेद। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऋ से ऋग्वेद भी आपको याद रखना है दोस्तों, ऋग्वेद। ठीक है दोस्तों, स का मतलब हो जाएगा दोस्तों सतपथ ब्राह्मण, और दोस्तों क से मतलब हो जाएगा दोस्तों कौशिकी उपनिषद। तो कौशिकी उपनिषद भी और महाभारत में भी इसका उल्लेख देखने को मिलता है। कनिष्क के शिलालेखों में दोस्तों नहीं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो डी ये गलत हो जाएगा, याद रखना ऑप्शन ए की राइट है। सॉरी ऑप्शन नंबर नहीं मिलता है तो डी हो जाएगा। ठीक है, 16 महाजनपदों की सूची किस बौद्ध साहित्य में प्राप्त होती है। कई बार दोस्तों यूपीएससी जैसे एग्जाम के द्वारा भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 16 महाजनपदों की जो सूची में देखने को मिलती है, जो कि दोस्तों बौद्ध साहित्य का ग्रंथ देखने को मिलता है, उसका नाम है दोस्तों अंगुत्तर निकाय। तो अंगुत्तर निकाय में देखने को मिलती है, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। सालू जाति का निवास स्थान आधुनिक राजस्थान के किस क्षेत्र के पास रहा होगा। तो जो सालू जाति थी ये राजस्थान में आधुनिक में दोस्तों अलवर जिले में दोस्तों निवास करती थी। तो मैंने आप लोगों को बताया कि अलवर का जो कुछ भूभाग था वही सालू जाति के अधीन था। ठीक है दोस्तों, और सालू जाति का दोस्तों जिससे संघर्ष रहता था उसका नाम है दोस्तों मत्स्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, मत्स्य देश। और मत्स्य देश का जो शासक था उसका नाम है दोस्तों राजा विराट, और विराट की जो राजधानी थी वो थी दोस्तों विराटनगर। क्या नाम थी दोस्तों? विराटनगर इसकी राजधानी हुआ करती थी। और ये जो राजधानी थी दोस्तों ये जो जयपुर से दोस्तों 85 किलोमीटर दूर थी। कहाँ थी दोस्तों? 85 किलोमीटर दूर थी, ये भी बात आपको याद रखनी है। और इसी में मत्स्य देश का एक पड़ोसी हुआ करता था जिसका नाम है दोस्तों चेंदी। क्या नाम है? चेंदी। और इस चेंदी गणराज्य ने दोस्तों इस मत्स्य प्रदेश को दोस्तों विजित भी कर लिया था, ये भी बात आपको याद रखनी इंपोर्टेंट है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में उत्तर भारतीय राजनीतिक की स्थिति के संबंध में कौन सा कथन आ सकते हैं। भाई साहब अब आया दोस्तों बहुत ही खतरनाक वाला प्रश्न, जो कि आने वाले समय में आप लोगों से पूछा जा सकता है। जैसे जैसे हर्षवर्धन की मृत्यु होती 647 ईस्वी के लगभग, उस 647 ईस्वी के बाद में जो उत्तर भारत था उसमें किस प्रकार से राजनीतिक स्थिति में दोस्तों परिवर्तन देखने को मिलता, उनके बारे में असत्य कथन आप लोगों को बताना है। ठीक है दोस्तों, हर्षवर्धन की मृत्यु 646 ईस्वी के बाद गुप्त काल की राजनीतिक एकता पुनः समाप्त होने लगी। भाई साहब दोस्तों बिल्कुल सही बात है,
कि जो गुप्त काल की जो राजनीतिक दोस्तों जो एकता थी वो पुनः समाप्त होने लगी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई जो आपस में संघर्षरत होने लगे। उत्तर भारत में छोटे छोटे दोस्तों जो राज्य थे उनकी स्थापना होने लगी और उनमें आपस में एक दूसरे का जो क्षेत्र था उसको विजित करने के कारण उनमें आपस में संघर्ष होने लगा। ये बात भी दोस्तों सही देखने को मिलती है। इन संघर्षों के परिणाम स्वरूप जो नए राजवंश उभरे वे राजपूत राजवंश कहलाए। ऑप्शन नंबर 2 तो जो सी है ये भी सही बात है। उन छोटे छोटे राज्यों में जो सबसे महत्वपूर्ण राजवंश निकल कर आया वो निकल कर आए तो राजपूत। कौन निकल कर आए तो राजपूत। पूर्व मध्यकालीन भारत की इतिहास राजपूतों का इतिहास नहीं है, इसलिए इसे तो मुगल काल कहा जाता है। भाई साहब ये गलत बात हो जाएगी। पूर्व मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है वो राजपूतों का इतिहास रहा है, इस वजह से इसे राजपूत काल कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो भारत का दोस्तों जो पूर्व मध्यकालीन दोस्तों जो इतिहास है ये मुख्य रूप से राजपूत राजवंशों का इतिहास रहा है, इस वजह से इसे राजपूत काल भी कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। आइए चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की ओर जहां से बहुत बेहतरीन फैक्ट आप लोगों से बन सकते हैं। एक भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार होते हैं जिनका नाम आता है दोस्तों डॉक्टर स्मिथ। क्या नाम है दोस्तों? स्मिथ महोदय। स्मिथ महोदय के अनुसार राजपूत युग की समय सीमा क्या थी? क्वेश्चन आरपीएससी द्वारा पूछा जा चुका है दोस्तों, इंपोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। कहा जाता है कि डॉक्टर दोस्तों जो स्मिथ थे इन्होंने माना कि जो राजपूत युग है वो कब से शुरू हुआ कब कब खत्म होता है, तो याद रखना 7वीं शताब्दी से। अंडरलाइन कर लेना दोस्तों, 7वीं शताब्दी के मध्य से मैं बात कर रहा हूं, 7वीं शताब्दी के मध्य, अर्थात टाइमिंग पीरियड क्या आ गया दोस्तों, वही दोस्तों 647 ईस्वी के लगभग। क्योंकि दोस्तों देखिए दोस्तों, एक होती है दोस्तों शताब्दी, क्या होती है दोस्तों? शताब्दी। अब शताब्दी में दोस्तों दो भाग देखने को मिलते हैं, एक होता है दोस्तों उत्तरार्ध, क्या होता है दोस्तों? एक है दोस्तों पूर्वार्ध, क्या होता है? पूर्वार्ध। एक होता है दोस्तों उत्तरार्ध, उत्तरार्ध। पूर्वार्ध का मतलब होता है दोस्तों इस शताब्दी में दोस्तों 100 वर्ष होते हैं। इन 100 वर्षों में जो शुरुआत के जो 50 साल होते हैं इन्हें कहा जाता है दोस्तों पूर्वार्ध, और जो अंतिम के 50 साल होते हैं इन्हें कहा जाता है उत्तरार्ध। तो यहाँ पर बात हो रही दोस्तों कि 7वीं शताब्दी के मध्य में, यानी कि दोस्तों इसका लगभग 646 का दोस्तों जो टाइमिंग पीरियड है वो नंबर 1 बैठ जाता है। से 12वीं शताब्दी तक दोस्तों इसकी जो समाप्ति काल है वो देखने को मिलती है, क्योंकि 12वीं शताब्दी में आते आते दोस्तों इसका जो 12वीं शताब्दी का जो समाप्ति का जो समय आता है 1192 ईस्वी के लगभग, जो कि जो मोहम्मद गौरी थे दोस्तों वो दोस्तों पृथ्वीराज दोस्तों चौहान को हरा देते हैं, और यहाँ पर दोस्तों किसका दोस्तों शासक हो जाता है? हमारी विदेशी जातियों का। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। किसने कहा था? डॉक्टर स्मिथ के अनुसार। ये बात आपको याद रखनी है। तो डॉक्टर स्मिथ के अनुसार हर्ष की मृत्यु जो कि 647 ईस्वी में हुई थी, इसके बाद मुसलमानों ने अपना आधिपत्य 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के अंत तक समय राजपूत युग कहा जाता है। याद रखना इंपोर्टेंट है। अब आते हैं दोस्तों एक बहुत ही शानदार व्यक्ति जिनका नाम आता है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। इन्हें जिसे हम सामान्य दोस्तों जीएच ओझा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, जी का मतलब हो जाएगा दोस्तों गौरीशंकर और एच का मतलब हो जाएगा वो हीराचंद ओझा। ठीक है दोस्तों, जीएच ओझा के अनुसार राजपूत शब्द का प्रयोग के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? भाई साहब ये कितना शानदार प्रश्न है दोस्तों, आने वाले समय में आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है कि जीएच ओझा के अनुसार, किसके अनुसार दोस्तों? जीएच ओझा के अनुसार राजपूत शब्द के बारे में क्या क्या कहा गया, आइए चर्चा करते हैं। जीएच ओझा इस बात को मानते हैं, गौर करना दोस्तों, पहली बात तो ये कहते हैं कि जीएच ओझा ने माना कि चाणक्य के अर्थशास्त्र और कालिदास के नाटकों में इस शब्द का व्यापक प्रयोग देखने को मिलता है। इस बात को कौन स्वीकार करते हैं? इस बात को स्वीकार करने का कार्य करते हैं दोस्तों जीएच ओझा, कि जीएच ओझा इस बात को कहते हैं कि चाणक्य के अर्थशास्त्र जो कि एक राजनीति आधारित ग्रंथ है और कालिदास के जो नाटक देखने को मिलते हैं इनमें राजपूत शब्द का दोस्तों प्रयोग व्यापक प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। बाण भट्ट की हर्ष चरित्र और कादम्बरी में भी राजपूत या राजपूत शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही बात है। चाणक्य के अर्थशास्त्र में, कालिदास के नाटकों में, बाण भट्ट की हर्ष चरित्र और कादम्बरी नामक रचना में राजपूत शब्दों का व्यापक प्रयोग देखने को मिलता है। चीनी यात्री हुए दोस्तों जिनका नाम आता है दोस्तों हेन सांग, क्या नाम देखने को मिलता है? हेन सांग। हेन सांग ने राजाओं को कहीं पर क्षत्रिय और कहीं पर राजपूत लिखा। भाई साहब कहीं कहीं जो राजा व्यक्ति थे उनको उन्होंने कहीं पर दोस्तों क्षत्रिय शब्द लिखा, और क्षत्रिय के अलावा उन्होंने कहीं ना कहीं राजपूत शब्द भी दोस्तों लिखा था। किसने? हेन सांग चीनी यात्री ने। ऑप्शन नंबर 2 तो सी भी बिल्कुल सही है।
मुसलमानों के आगमन से पूर्व राजपूत शब्द का प्रयोग एक विशिष्ट जाति के अर्थ में होता है। भाई साहब ये गलत हो जाएगा, एक जाति नहीं थी बल्कि एक दो तो शासक वर्ग रहा होगा, तो जाति के रूप में गलत हो जाएगा। ये दोस्तों ऑप्शन नंबर डी गलत है। तो दोस्तों याद रखना क्वेश्चन बन सकता है कि जीएच ओझा के अनुसार राजपूत शब्दों का उल्लेख कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? चाणक्य के अर्थशास्त्र में, कालिदास के नाटकों में, बाणभट्ट की हर्ष चरित्र में और कादम्बरी नामक रचना में, और हेनसांग के जो ग्रंथ है उनमें भी दोस्तों देखने को मिलता है। आइए चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की ओर। वैदिक आर्यों की संतान सिद्धांत के समर्थक दोस्तों, वैदिक आर्य जो थे ना दोस्तों, इनकी दोस्तों संतान माना है दोस्तों राजपूतों को। वैदिक आर्यों की संतान माना गया है किसको? राजपूतों को। इस सिद्धांत के समर्थक और उनके तर्क के विषय में असत्य कथन आप लोगों को बताना है। तो जीएच ओझा दोस्तों देखना दोस्तों, दो व्यक्ति आते हैं। एक आते हैं दोस्तों हमारे जीएच ओझा और जिसे हम गौरीशंकर हीराचंद ओझा कहते हैं। एक आते हैं दोस्तों सीवी वेद। इन दोनों व्यक्तियों ने राजपूतों को भारतीय आर्यों के क्षत्रिय दोस्तों वर्ण की संतान माना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना क्वेश्चन बन सकता है कि जीएच ओझा भी इन्हें वैदिक आर्यों की संतान मानते हैं और जो सीवी वेद थे वो भी इन्हें दोस्तों वैदिक आर्यों की संतान मानते हैं। याद रखना इंपोर्टेंट है। राजपूत प्राचीन क्षत्रियों की तरह अश्व और अस्त्र की पूजा करते होंगे, ऐसा कौन कहते हैं? जीएच ओझा और सीवी वेद इस बात को मानते हैं कि राजपूत जो थे ना वो प्राचीन दोस्तों जो क्षत्रिय व्यक्ति थे उनकी तरह दोस्तों घोड़े भी रखते होंगे और अस्त्र शस्त्रों की पूजा भी करते होंगे। इस वजह से इन्होंने वैदिक आर्यों की संतान माना। ऑप्शन नंबर 2 बी भी सही हो जाएगा। उनके सुडौल शारीरिक गठन और लंबी नाक सिर के प्रमाणित होता है कि वे आर्यों की संतान रहे होंगे। कौन मानते दोस्तों? जीएच ओझा ने इस बात को स्वीकार किया कि जो राजस्थान के जो राजपूत व्यक्ति थे ना उनका दोस्तों जो शरीर था वो दोस्तों बहुत ही सुडौल हट्टे कट्टे होते थे, लंबी उनके नाक होती थी और लंबी नाक के साथ साथ में जो उनकी दोस्तों जो सिर था दोस्तों वो सिर भी बहुत ही लंबा होता था। इस प्रकार से उन्होंने दोस्तों वैदिक आर्यों की संतान माना है। किसको? राजपूतों को। तो वेद सीवी वेद और जीएच ओझा दोनों बात आपको याद रखनी है। राजपूतों का यज्ञ और बलि में प्राचीन आर्यों की बात कोई विश्वास नहीं था। भाई साहब ये गलत हो जाएगा क्योंकि जो राजपूत व्यक्ति थे भाई साहब वो यज्ञ भी करते थे और बलि भी देते थे। ठीक है दोस्तों, यज्ञ भी करते थे और बलि भी देते थे, तो यहाँ पर विश्वास नहीं था। इस वजह से दोस्तों ऑप्शन नंबर जो डी है वो गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो राजपूतों की प्राचीन आर्यों की बात यज्ञ भी और बलि में पूर्ण विश्वास रहा होगा। ठीक है दोस्तों, पूर्ण विश्वास रहा होगा और उनके आर्यवंशी होने का एक दोस्तों ये तर्क भी देखने को मिलता है। चले आज का बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आप लोगों के सामने। दोस्तों जब ये प्रश्न दोस्तों आरपीएससी के द्वारा पूछा गया था ना तो इस प्रश्न ने अच्छे अच्छों की दोस्तों धुनाड़े निकाल दिए थे। तो दोस्तों देखते हैं पृथ्वीराज रासो जो कि दोस्तों चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ देखने को मिलता है। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं इस ग्रंथ के बारे में। तो दोस्तों पृथ्वीराज रासो एक ग्रंथ आता है जो कि दोस्तों चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया था। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो इसके लेखक आते हैं वो आते हैं चंद्रबरदाई। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। पृथ्वीराज रासो में वर्णित अग्निकुंड से उत्पत्ति के जो सिद्धांत के अनुसार योद्धाओं को उनकी उत्पत्ति के सही क्रम में आप लोगों को बताना है कि किस प्रकार से जो अग्निकुंड था दोस्तों, अग्निकुंड से दोस्तों जिन जिन चौहानों की दोस्तों उत्पत्ति हुई थी दोस्तों, चार दोस्तों जो व्यक्ति थे योद्धा थे उन चार योद्धाओं की उत्पत्ति हुई, उनका सही क्रम आप लोगों को बताना है। तो इसका दोस्तों जो ट्रिक है परमार, चालुक्य और प्रतिहार और चौहान, ये बात आपको याद रखनी। पचापत्ती चो। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आप दोस्तों एक ट्रिक याद रख सकते हो, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूजन होता है। तो दोस्तों एक है दोस्तों पचा, ठीक है दोस्तों पचा पत्ती चो। ठीक है दोस्तों पचा परती चो। तो ये शब्द आपको जरूर याद रखना है दोस्तों। प से हो जाएगा दोस्तों परमार, च से हो जाएगा दोस्तों चालुक्य और दोस्तों प्र से हो जाएगा दोस्तों प्रतिहार और चो से हो जाएगा दोस्तों चौहान। तो पच पच परचो। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। ये ट्रिक से दोस्तों ये जो चार शासक है वो दोस्तों सही तरीके से कनेक्ट में बैठ जाता है। ये चार योद्धा थे, शाम से अंत में दोस्तों जो चौहान उत्पन्न हुए दोस्तों अग्निकुंड से, उन्होंने दोस्तों राजपूतों को दोस्तों विशिष्ट रूप से पहचान दिलाए। वशिष्ठ मुनि ने सबसे पहले तीन योद्धा परमार योद्धा चालुक्य योद्धाओं को प्रकट किया, फिर बाद में प्रतिहारों को दोस्तों प्रकट किया। अगर इनके उत्पन्न के बाद में सबसे अंत में दोस्तों जिस योद्धा को जो शक्तिशाली योद्धा था वो उत्पन्न हुआ उसका नाम है दोस्तों चौहान। ठीक है दोस्तों, अग्निकुंड की कथा में अंतर्निहित वैज्ञानिक संकेतों के संबंध में विद्वानों का क्या एक मत है? उन्होंने माना कि संभवतः दोस्तों जो बौद्ध बने क्षत्रिय और जो विदेशी शक्तियां थी जिसे शक हो गया, पूर्ण हो गया दोस्तों, और कि इनकी शुद्धि करके उन्हें दोस्तों क्षत्रिय वर्ण में
शामिल किया गया होगा। कहा जाता है कि जो प्राचीन समय में दोस्तों जो बौद्ध व्यक्ति बन गए थे, वो शायद कहीं न कहीं दोस्तों क्षत्रिय व्यक्ति रहे होंगे, जो कि बौद्ध बन गए थे, और बाद में इनको दोस्तों पुनः दोस्तों मुनि वशिष्ठ के द्वारा क्या किया गया दोस्तों, एक अग्नि कुंड का दोस्तों आयोजन किया गया, और अग्नि कुंड का आयोजन करके इनमें दोस्तों पुनः क्षत्रिय बनाने का कार्य किया गया। इस प्रकार की जो कथा है वो अग्नि कुंड से प्रचलित है, ये भी बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। इनकी राजपूतों की जो उत्पत्ति है, राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो ब्राह्मणों की उत्पत्ति से कौन कौन मानते हैं, यानी कि तो कहने का मतलब है कि राजपूत जो ब्राह्मणों से उत्पन्न हुए ऐसा कौन कौन से विद्वान मानते हैं, इसके बारे में असत्य कथन आप लोगों को बताना है। चर्चा करते हैं कि सर्वप्रथम दोस्तों डी.आर. भंडारकर ने, किसने दोस्तों, सर्वप्रथम डी.आर. भंडारकर ने गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी है। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में आरपीएससी द्वारा पूछा जा चुका है, ये बात आपको याद रखनी है कि किस विद्वान ने राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी, किसने मानी है दोस्तों, नागर ब्राह्मणों से मानी है। उसको मानने का कार्य करते दोस्तों डी.आर. भंडारकर। कौन करते हैं दोस्तों, डी.आर. भंडारकर ने इनको माना था। बिजोले शिलालेख में वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। किसको दोस्तों, तो आगे चलकर दोस्तों जो डी.आर. भंडारकर है वो गुहिलों को राजपूतों की उत्पत्ति मानते हैं नागर ब्राह्मणों से, और साथ में वो ये भी कहते हैं, डी.आर. भंडारकर ने कहा कि जो बिजोले शिलालेख है ना, इस बिजोले शिलालेख में जो वासुदेव जो चौहान है, इसका जो उत्तराधिकारी जो सामंत है वो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण था। ये किसने माना, डी.आर. भंडारकर द्वारा। ऑप्शन नंबर दो जो बी है वो भी सही हो जाएगा। राजशेखर ब्राह्मण का जो विवाह है वो अवंती की सुंदरी से, इसका जो विवाह है वो चौहानों के ब्राह्मण वंश होने का दोस्तों प्रमाण माना जाता है। तो एक राजशेखर दोस्तों जो ब्राह्मण था, उसका दोस्तों जो विवाह है वो अवंती की एक लड़की थी, उससे दोस्तों इसका विवाह होता है, जो कि चौहानों के ब्राह्मण होने का दोस्तों पुख्ता प्रमाण देखने को मिलता है। ऐसा कौन मानते हैं, ऐसा मानने का कार्य करते हैं दोस्तों डी.आर. भंडारकर। डी.आर. भंडारकर ने कहा कि बिजोला शिलालेख में यह अंकित है कि जो राजशेखर नाम का एक ब्राह्मण व्यक्ति था, उसने अवंती की दोस्तों एक लड़की से विवाह किया, इस वजह से जो चौहान थे वो ब्राह्मण कहलाए। ऐसा कौन मानते हैं, डी.आर. भंडारकर मानते हैं, ये भी बात आपको याद रखनी है। डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा इस बात का पूर्ण समर्थन करते हैं और इसे दोस्तों अकाट्य प्रकट करते हैं। ये बात गलत हो जाएगी दोस्तों, लेकिन दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एक विद्वान आते हैं जिनका नाम है डॉक्टर दशरथ शर्मा। इस डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इस बात का दोस्तों खंडन किया। किस बात का खंडन करते हैं दशरथ शर्मा, वो इस बात का खंडन करते हैं कि जो राजपूत थे ना ये ब्राह्मण नहीं थे। कौन मानते हैं, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इस बात का खंडन किया है कि जो राजपूत ये ब्राह्मण नहीं थे। तो फिर इन्होंने क्या माना, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार इस बात का स्वीकार नहीं करते हैं और तर्क देते हैं कि राजपूत अक्सर अपने पुरोहित गोत्र को अपना लेते थे। पुरोहित दोस्तों इनका जो होता था ना, उसके गोत्र को अपना लेते थे, और जिससे दोस्तों ये भ्रम प्रकट होता है कि जो राजपूत थे वो ब्राह्मण थे। ठीक है दोस्तों, तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसका क्या किया दोस्तों, खंडन किया। आइए चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यह प्रश्न दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आप लोगों से पूछा जा चुका है, याद रखना। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। मेवाड़ के गुहिलोतों का नागर ब्राह्मण गुही दत्त की संतान होने वाले, गुही संत की संतान मानने वाले विद्वान या शासक कौन कौन थे। यानी कि दोस्तों मेवाड़ के दोस्तों जो गुहिल थे ना, जो गुहिल थे वो नागर ब्राह्मण थे, और नागर ब्राह्मण एक व्यक्ति होता है जिसका नाम है दोस्तों गुहे दत्त। इसकी संतान मानने वाले कौन कौन से विद्वान है, आइए हम चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों गोपीनाथ शर्मा। ठीक है दोस्तों, गोपीनाथ दोस्तों जो शर्मा थे वो भी दोस्तों इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो गुहिल थे ना वो कहीं ना कहीं नागर ब्राह्मणों की ही संतान रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो गोपीनाथ शर्मा ने भी माना है। महाराणा कुंभा ने भी माना है, क्योंकि महाराणा कुंभन का एक दरबारी होता था जिसका नाम है दोस्तों, क्या नाम है दोस्तों, गीत गोविंद। तो ये दोस्तों गीत गोविंद भी दोस्तों यहाँ पर टीका लिखी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो महाराणा कुंभा के दरबार में गीत गोविंद नाम से दोस्तों एक टीका लिखी गई। इस गीत गोविंद टीका में ये दोस्तों बताया गया है कि जो गुहिल थे ना वो भी दोस्तों क्या थे, नागर ब्राह्मण थे। तो महाराणा कुंभा और गोपीनाथ शर्मा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। साथ में दोस्तों आप यहाँ पर दोस्तों हमने चर्चा की दोस्तों डी.आर. भंडारकर के बारे में। तो डी.आर. भंडारकर ने भी इनको क्या माना है दोस्तों, नागर ब्राह्मणों की संतान माना है। ऑप्शन नंबर 2 तो 1 राइट हो जाएगा, याद रखना इंपोर्टेंट है। चले दोस्तों अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों को किन विदेशी जातियों का वंशज प्रमाणित करने का प्रयास किया है। इनके कर्नल जेम्स टोड अब आते हैं
और वो ये कहते हैं कि राजपूत जो थे ना वो विदेशी जातियों की संतान थे, लेकिन किस विदेशी जाति की संतान थे वो बताते हैं कि कर्नल जेम्स टोड ने माना कि जो राजपूत व्यक्ति थे वह शक और सीतियन, शक अथवा सीतियन दोनों शब्दों को आपको याद रखना, शक या सीतियन जाति से इनका संबंध मानते हैं। किसका दोस्तों? राजपूतों का, कर्नल जेम्स टोड। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से कि जो कर्नल जेम्स टोड व्यक्ति थे इन्होंने राजपूतों का जो संबंध है वो शक और सीतियन जाति से माना। आप लोगों से आज दिन तक सिर्फ इतना ही सुना होगा कि इन्होंने इसका संबंध बताया, लेकिन किस आधार पर बताया ये आपको बात याद रखनी है। आने वाले समय में दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा कि कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों को शक या सीतियन जाति का माना था रीति रिवाजों के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों? रीति रिवाज। तो ये बात आपको याद रखना कि जो राजपूतों की जो रीति रिवाज है वो भी कहीं न कहीं शक और सीतियन के जैसे ही प्रतीत होते हैं। इस वजह से इन्होंने शक और सीतियन माना कर्नल जेम्स टोड ने। तो ये शब्द आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट है, भविष्य में क्वेश्चन बन सकता है। टोड के अनुसार राजपूत शक और सीतियन जाति के वंशज हैं, इसके जिसके रीति रिवाज राजपूतों से मिलते जुलते से, ये इस वजह से इन्होंने माना है। अगला प्रश्न देखिएगा, टोड ने राजपूत और शकों के बीच में साम्यता यानी कि दोस्तों समानता स्थापित करने हेतु किन रीति रिवाजों का तर्क दिया है? भाई साहब खतरनाक प्रश्न बन सकता है कि कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों को शक और सीतियन जाति से माना, इनकी जो साम्यता है वो आपस में इन्होंने दोस्तों बताए, लेकिन ऐसे कौन कौन से रीति रिवाज थे जिनकी दोस्तों बीच में इनकी दोस्तों समानताएं नजर आती है? नंबर 1 है अशुभ पूजा। शक भी अपनी अशुभ पूजा करते थे, राजपूत भी करते थे। अश्वमेध यज्ञ करने का कार्य करते थे कौन दोस्तों? राजपूत भी और शक भी। तो ऑप्शन नंबर 1 भी राइट हो जाएगा। अस्त्र शस्त्रों की पूजा करते थे, तो अस्त्र शस्त्रों की पूजा और अस्त्रों की जो शिक्षा है ये भी यहाँ पर राइट हो जाएगा। विकल्प ए और बी दोनों सही है। याद रखना, सी ऑप्शन राइट है। ये क्वेश्चन भविष्य में क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है दोस्तों, याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है। चले दोस्तों अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं कि डॉक्टर वी स्मिथ ने राजपूतों को किसकी संतान बताया? अब बात करते हैं दोस्तों डॉक्टर वी स्मिथ की। ठीक है दोस्तों, वी स्मिथ ने राजपूतों को किसकी संतान माना है? तो उन्होंने माना है दोस्तों खूणों की। किसके माना है दोस्तों? खूणों की संतान माना है, ये बात आपको याद रखनी है। तो स्मिथ ने राजपूतों को खूणों की संतान बताया, जो कि उनके अनुसार यह जाति 8वीं या 9वीं शताब्दी में अचानक प्रकट हुई होगी। ठीक है दोस्तों, तो स्मिथ ने जो टाइमिंग पीरियड माना है वो कितना है? 8वीं या 9वीं शताब्दी। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दोस्तों कि विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांतों का खंडन में विद्वानों ने क्या तर्क दिया? इनकी विदेशी जनजातियों की जो उत्पत्ति है वो राजपूतों से हुई या राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो विदेशी जनजातियों से हुई, इसका खंडन करने का जो कार्य करते हैं कुछ विद्वान, इसका खंडन करते हैं। तो उन्होंने क्या तर्क दिया, यह बात आप लोगों से पूछी गई है। राजपूतों ने स्वयं को कभी भी विदेशी नहीं बताया, बल्कि वे स्वयं को सूर्य और चंद्रवंशी बताते हैं। ये भी बात सही दोस्तों कि जो राजपूत थे वो कभी भी अपने आप को कभी भी विदेशी नहीं बताते, बल्कि वो स्वयं को दोस्तों सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बताने का कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। सूर्य की पूजा भारत में वैदिक काल से प्रचलित आ रही है, अर्थात हम इसको इस बात से नहीं कह सकते कि जो राजपूत है वो शक थे। भाई साहब पूजा, जो सूर्य की जो पूजा है ना वो हमें दोस्तों वैदिक काल से चली आ रही है। तो इसके आधार पर ये थोड़ी हो जाएगा कि राजपूत शक या सीतियन थे। तो रीति रिवाजों के आधार पर जो कर्नल जेम्स टोड ने माना ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 तो बी भी सही है। अश्वमेध यज्ञ ये महाकाव्य काल से भारत में ज्ञात होता है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर जो सी है वो भी राइट हो जाएगा। उपयुक्त सभी दो तर्क है वो सत्य है। इस वजह से जो कुछ विद्वान है वो विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत का खंडन करते हैं। उन्होंने जो तर्क दिए वो आप लोगों के सामने क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर कानूनगो ने राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में क्या निष्कर्ष दिया था? ये क्वेश्चन आप लोगों से दोस्तों पूछा जा सकता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। डॉक्टर कानूनगो दोस्तों भारत के ही नहीं बल्कि राजस्थान के नहीं बल्कि पूरे भारत के एक प्रसिद्ध व्यक्ति हुए दोस्तों, जिन्होंने राजपूतों की जो उत्पत्ति का जो सिद्धांत है ये दिया। अब राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत में वो इस बात को मानते हैं कि अग्निकुंड की जो कहानी है वो प्रगति के युग में कहीं चल नहीं सकती। उन्होंने कहा कि जो राजपूत है वो अग्निकुंड से उत्पन्न हुए होंगे। आधुनिक काल में इस बात को कौन मानेगा कि जो राजपूत है कोई एक व्यक्ति अग्निकुंड से उत्पन्न हो सकता है? आधुनिक काल में इस प्रकार की जो बातें हैं वो संभव नहीं है। आगे तो डॉक्टर कानून को ये कहते हैं, लेकिन राजपूतों ने क्षत्रियों की परंपराओं को बनाए रखा। भाई साहब
व्यक्ति कोई भी हो, अगर वो किसी न किसी प्रकार से अगर क्षत्रिय जो व्यक्ति है, अगर उनकी जो भूमिका है, उनकी जो परंपरा है, अगर उसको बनाए रख रहा है, तो वो व्यक्ति कहीं न कहीं राजपूत होगा ही होगा। इस प्रकार की बात कौन करते हैं? डॉक्टर कानून को करते हैं। याद रखना इंपॉर्टेंट है कि जो अग्निकुंड की जो कहानी है, वह वर्तमान के युग में नहीं चल सकती, लेकिन कहीं न कहीं जो ये जो राजपूत थे, उनकी जो परंपरा थी क्षत्रियों की, उन व्यक्तियों ने बनाए रखी, जिन्होंने राजपूतों को अवधारणा को माना। तो ऑप्शन नंबर 2 बी है, वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अधिकांश विद्वानों द्वारा वर्तमान में मान्य राजपूतों की उत्पत्ति का जो मिश्रित जो सिद्धांत है वो क्या कहता है? अब कहीं न कहीं जो अनेक विद्वान इस प्रकार से भी हुए, जो कि डॉक्टर जो कानून को हो गए, वी स्मिथ हो गए, कर्नल जेम्स टॉड हो गए, इन सभी की विदेशी उत्पत्ति के जो सिद्धांत है, उनका एक प्रकार का जो मिश्रित सिद्धांत है, वो क्या कहता है? कि वे भारतीय आर्यों के वंशज हैं, जिसमें विदेशी रक्त भी सम्मिलित है। तो ठीक है, वो इस बात को मानते हैं। आइए चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस ग्रंथ में राजपूत शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है? तो मैंने आप लोगों को दोस्तों थोड़ी देर पहले भी बताया था कि चाणक्य का दोस्तों जो अर्थशास्त्र है, उसमें भी दोस्तों देखने को मिलता है। कालिदास के दोस्तों जो नाटक है, उनमें भी बाणभट्ट की जो हर्ष चरित्र है, इसमें भी साथ में बाणभट्ट की एक और रचना आती है जिसका नाम है कादम्बरी। इस कादम्बरी नामक दोस्तों रचना में भी राजपूत शब्दों का दोस्तों प्रयोग देखने को मिलता है। साथ में जो हेनसांग व्यक्ति था, कौन था? हेनसांग, जो कि एक प्रकार से चीनी व्यक्ति थे, इसने भी अपने ग्रंथों में राजपूत शब्दों का प्रयोग किया था। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे दोस्तों लगभग प्रश्न दोस्तों, जो कि राजस्थान के प्रमुख जनपदों के बारे में और राजपूतों की जो उनकी जो उत्पत्ति थी उसके के बारे में बताए गए थे। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। दोस्तों हम इसी प्रकार से आप लोगों से दोस्तों आने वाली जो भर्तियां है, चाहे वो दोस्तों एलडीसी की भर्ती हो दोस्तों, चाहे वो लैब असिस्टेंट की भर्ती हो दोस्तों, चाहे वो एसआई की भर्ती हो, आने वाले समय में दोस्तों जून के महीने मई या जून में हमारी फर्स्ट ग्रेड की भर्ती होने वाली, दोस्तों सेकंड ग्रेड की भर्ती होने वाली। इन सभी भर्ती परीक्षाओं में ये जो श्रृंखला है वो आप लोगों के सामने हूबहू दोस्तों एग्जामों में आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।